ये अपना 5th यूनिट का ही पार्ट है जो बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री है। उसी में पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन, और दूसरा पार्ट है आपका क्रोमेटोग्राफी। इसमें सबसे पहले आपके कंटेंट रहेंगे कि क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन मीन्स इसका डेफिनेशन क्या है, क्या हिस्ट्री है क्रोमेटोग्राफी की, कैसे आया क्रोमेटोग्राफी, क्या प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हम लोग जो बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स की जो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री है उसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर द ड्रग्स। तो पहले हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ी कि सबसे पहले हमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालना होता है ड्रग से। अब जब हमने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाल लिया है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर निकले हैं वो एग्जैक्टली वही कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो है आपकी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि क्रोमेटोग्राफी बेसिकली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे आप क्रोमेटोग्राफी जो है basically it is derived by the two Greek words which is chroma and graphein। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है आपका क्रोमा और ग्राफियन। तो क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर, एंड ग्राफियन मीन्स राइट। तो इसका मीन्स क्या हुआ, कलर राइटिंग। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इज derived from the two Greek words which is chroma and which is graphein। It is chroma means color and graphein means right. According to the color we have to identify the chemical constituent। ठीक है, it is the collective term of a set of laboratory technique for the separation of mixture। आपका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उस एक्सट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए जो पर्टिकुलर मेथड यूज की जाती है इट इज नोन एज द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का बेसिकली दो यूज हैं, एक आइडेंटिफिकेशन और एक सेपरेशन। ठीक है, द मिक्सचर इज डिजॉल्व्ड इन फ्लूइड कॉल्ड द मोबाइल फेस। हम क्या करते हैं, जो भी ड्रग हमारा जो भी एक्सट्रैक्ट निकल के आता है उसे हमें किसी एक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करना होता है। उस सॉल्वेंट को हम यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मोबाइल फेस। ठीक है, which carries it through a structure holding another material called the stationary phase। एक होता है मोबाइल फेस, एक होता है स्टेशनरी फेस। मोबाइल फेस बेसिकली एक सॉल्वेंट होता है जो रन करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, और स्टेशनरी फेस ऐसा फेस है जो पर्टिकुलर एक ही जगह पे स्टिक रहता है और जिसमें कि हम अपने सैंपल को अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेस। तो जब भी क्रोमेटोग्राफी की बात होती है, जैसे हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन में बात करी कि जब भी हम एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं जो भी सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हम एक्सट्रैक्शन करने के लिए उसे हम मेंस्ट्रुम बोलते हैं। जो ऊपर रेसिड्यू बच जाता है उसको हम मार्क बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम दो टर्म यूज कर रहे हैं, वन इज द मोबाइल फेस एंड वन इज द स्टेशनरी फेस। जो आपको ध्यान रखना है इन द केस ऑफ क्रोमेटोग्राफी दो फेसेस होते हैं। मोबाइल फेस बेसिकली होता है जो ट्रेवल करता है या जो रन करता है, जिसको हम बेसिकली सॉल्वेंट बोल रहे हैं। और एक होता है स्टेशनरी फेस जो एक ही जगह पे स्टिक होता है। ठीक है, the various constituent of the mixture travel at different speeds causing them to separate। अब क्या होता है, आपने जो एक्सट्रैक्ट निकाला उस एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक ही नहीं होता है। एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट के अंदर उस ड्रग के अंदर जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सारे के सारे आपके एक्सट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब उस एक्सट्रैक्ट में से आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। तो जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं। अभी जब आपको दिखाएंगे आगे कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अलग अलग लेवल पर ट्रेवल करते हैं जिसकी वजह से उनका सेपरेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो सेपरेशन है उसका प्रिंसिपल क्या हो जाता है, इट इज द
बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पार्शनिंग बिटवीन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेस। मोबाइल और स्टेशनरी फेस के बीच में जो पार्टीशन कोफिशिएंट बेसिकली इसमें वर्क करता है, तो उसके बेसिस पे सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड। मतलब कि वो कितना स्टेशनरी फेस के कांटेक्ट में आ रहा है, कितना मोबाइल फेस के कांटेक्ट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेवल करता है। तो ये आपका होता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। अब आती है आपकी हिस्ट्री कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो बेसिकली किसके द्वारा आई थी, किसने उसको डिस्कवर किया था, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग आपको समझ में आ ही गया है, कलर राइटिंग। क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स राइटिंग। ठीक है। जो सबसे पहले एक रशियन साइंटिस्ट थे, माइकल स्वेट, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1900 में। ठीक है। And it continued to work with chromatography in the first decade of 20th century, primarily for the separation of plant pigments such as chlorophyll, carotene and xanthophyll. प्लांट के अंदर ये 3 टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट नॉर्मली होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीन और xanthophyll। तो इनके सेपरेशन करने के लिए इन्होंने जो टेक्निक यूज की थी उसको इन्होंने यहाँ पे नाम दिया था क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू देयर कलर सेपरेट आउट होते हैं, क्योंकि इनका कलर अलग अलग होता है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, इस टाइप से इनके कलर होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये सेपरेट आउट होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कलर ये सेपरेट होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। हिस्ट्री क्या हो गई इसकी? बेसिकली रशियन साइंटिस्ट जो थे माइकल स्वेट, इन्होंने 1900 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, जिसमें इन्होंने प्लांट पिगमेंट्स के सेपरेशन किए थे, लाइक क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड xanthophyll। और इनका जो सेपरेशन है वो अकॉर्डिंग टू देयर कलर हुआ था, इनका अलग अलग कलर होता है, इस वजह से इस टेक्निक का नाम जो है वो क्रोमेटोग्राफी पड़ा था। ठीक है। अब किस प्रिंसिपल पे ये बेसिकली बेस्ड होता है? तो अभी हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। तो जब भी क्रोमेटोग्राफी की बात होगी तो उसके अंदर एक मोबाइल फेस होगा, एक स्टेशनरी फेस होगा। ठीक है। मोबाइल फेस बेसिकली एक मिक्सचर होता है, सॉरी, रिफर्स टू द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड और ए गैस। कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस मोबाइल फेस की तरह एक्ट करती है। सॉलिड इज नॉट एक्ट लाइक अ मोबाइल फेस। ध्यान रखिएगा, मोबाइल फेस क्या हो सकता है? या तो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, जिसमें हम अपने उन सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं जिनका हमें मतलब जिनको हमें सेपरेट करना है। बेसिकली उन ड्रग्स को या उन सब्सटेंस को हम उस लिक्विड में या गैस में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है। और स्टेशनरी फेज जो होता है आपका, स्टेशनरी फेज बेसिकली पोरस सॉलिड मैट्रिक्स होता है थ्रू विच द सैंपल कंटेंट इन द मोबाइल फेस परकुलेट। स्टेशनरी फेस आपका सॉलिड मटेरियल होता है, जिसमें आपने जो मोबाइल फेस में जो अपने सॉल्वेंट डिसॉल्व किया था वो ट्रेवल करता है उस पर। ठीक है। The interaction between the mobile and stationary phase results in the separation of the compound from the mixture। जब stationary phase और mobile phase के बीच में interaction होता है तो उस वजह से compound का separation होता है from the mixture। जब stationary phase और mobile phase आपस में interact करते हैं तो due to the interaction जो अपन ने मिक्सचर लिया था जिसका हमें सेपरेशन करना था, उसका सेपरेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो मटेरियल होते हैं वो स्टेशनरी फेस की तरफ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मोबाइल फेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जो स्टेशनरी फेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो वहीं पे स्टिक हो जाते हैं, ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। और जो मोबाइल फेस के साथ तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो मोबाइल फेस के साथ साथ ट्रेवल करते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस और अकॉर्डिंग टू देयर कलर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का।
तो अगर आपको अमीनो एसिड को सेपरेट करना है, अगर हमने आपको एक मिक्सचर दे दिया अमीनो एसिड का जिसमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, तो वी हैव टू परफॉर्म द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। और इसमें एक आरएफ वैल्यू होती है जिसको हम रिटार्डेशन फैक्टर बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके अंदर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि वो यूनिक होता है। जो आरएफ वैल्यू होती है वो हर पर्टिकुलर ड्रग के लिए या हर पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए यूनिक होती है, ठीक है। उसके अलावा हम ड्रग, हार्मोन, विटामिन के एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है तो उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। और ये टेक्निक नॉर्मली मॉलिक्यूलर वेट को प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट को निकालने के लिए यूजफुल होती है। तो दो इसकी मेथड, दो एप्लीकेशन मेन है, वन इज द आइडेंटिफिकेशन एंड वन इज द सेपरेशन, ठीक है। सबसे मेन पार्ट आपका क्रोमेटोग्राफी में जो आता है, इसके टाइप्स, अलग अलग मेथड्स हैं जिन्हें हम सॉरी अलग अलग मेथड्स हैं जिसे हम यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द क्रोमेटोग्राफी। उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली क्रोमेटोग्राफी है वो है आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये दोनों नॉर्मली हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो जब भी हम कोई अपना एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सट्रैक्शन हमें जब आइडेंटिफिकेशन करना होता है, तो ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन वी हैव टू यूज दिस टू टेक्निक्स इन द लैब, पेपर एंड थिन लेयर, क्योंकि ये कमर्शियली अवेलेबल होती है एंड काफ़ी इजी टेक्निक होती है जो लैब में हम इजीली कर सकते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो वन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, वन इज टीएलसी विच इज नॉन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, गैस लिक्विड एंड एफिनिटी। इतने टाइप्स की आपकी क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन जो नॉर्मली लैब में यूज होती है वन इज द पेपर एंड वन इज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एंड आई थिंक आपने ये एनालिसिस में पढ़ चुके होंगे, एनालिसिस में क्रोमेटोग्राफी आता है। फर्स्ट आता है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग नॉर्मली फ्रॉम द डायग्राम यू हैव टू सीन, from the diagram you have to see, this is the beaker. Okay, in the beaker we have to take the water which is known as the solvent or the mobile phase, इसको हम यहाँ पे मोबाइल फेज बोलेंगे। ये आपका है पेपर। जो हम इसके अंदर पेपर यूज करते हैं वो हम नॉर्मली वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी पेपर क्रोमेटोग्राफी की जाती है तो ड्यूरिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी वी हैव टू यूज वॉटमैन फिल्टर पेपर, ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। और इसके ऊपर एक हम लोग लकड़ी का एक पीस लगा के उसके ऊपर अपना जो पेपर होता है उसको लगा देते हैं, तो उसकी वजह से अपना पेपर अटैच हो जाता है अच्छे से। अब उसके बाद जिस भी सैंपल का आपको सेपरेशन करना है या आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीकर के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी ड्रग ले लेंगे, ड्रग को अपने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। डिसॉल्व करने के बाद जो आपकी ये पेपर है, उस पेपर में आप 0.8 mm का या 0.8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। मतलब आपके जो नीचे वाला पॉइंट है उससे लेके 0.8 सेंटीमीटर आपको मेजर करना है। 0.8 सेंटीमीटर पे आप पेंसिल से एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर उस पर्टिकुलर लाइन पे आपको एक स्पॉट लगाना होगा अपनी ड्रग का, जिसको आपने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया था। तो हम क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब से यहाँ पे उसका स्पॉट लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस पेपर को हम अपने सॉल्वेंट के अंदर रख देते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही आप रखते हैं तो धीरे धीरे करके आपका जो ये सॉल्वेंट होता है ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये कलर में, ये जो सॉल्वेंट है रन करता है, इसको हम बोलते हैं रन करना। तो सॉल्वेंट रन करता है और ये
हमको कब निकाल लेना चाहिए, मतलब हमें मोबाइल फेस से बाहर कब निकाल लेना चाहिए, जब ये मोबाइल फेस 3/4 पोजीशन तक रन कर जाए। पूरा अगर ऊपर तक रन कर जाएगा तो ये जो स्पॉट आ रहे हैं ये पूरे ऊपर चले जाएंगे और निकल जाएंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं। इसलिए हमें मोबाइल फेस 3/4 पोजीशन तक रन करना होता है फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको अलग अलग कलर के ये स्पॉट्स नजर आएंगे। ठीक है, ये स्पॉट्स अलग अलग कलर के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो आपको अलग अलग पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है आरएफ वैल्यू। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने 0.8 सेंटीमीटर की यहाँ से लाइन खींची थी और यहाँ पे हमने स्पॉट लगाया था। तो जब हम आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस या सॉल्यूट या अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, जहां पे हमने स्पॉट लगाया था उस पर्टिकुलर पोजीशन से लेके जहां तक हमारा सॉल्यूट रन किया है, जहां पे हमारा दूसरा स्पॉट हमको नजर आया है, वो कहलाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट। और जहां पे हमने स्पॉट लगाया था और जहां तक हमारा सॉल्वेंट रन किया है, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा आरएफ वैल्यू। और आरएफ होता है, आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिटार्डेशन फैक्टर, या हम रिटेंशन वैल्यू भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसमें रिटार्डेशन फैक्टर यूज करते हैं। और वो हर कंपाउंड का यूनिक होता है जिसकी हेल्प से हम अपने अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये होता है आपका क्रोमेटोग्राफी। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन्ड थी। तो यही चीज यही यहाँ पे सेंटेंस वाइज बताई गई है कि नॉर्मली इस टेक्निक में हम लोग जो भी हमारा क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है उसके अंदर हम एक डॉट लगाते हैं, फिर उसको हम जार में रखते हैं या बीकर में रखते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। एंड धीरे धीरे वो जो मोबाइल फेस है वो रन करता है ऊपर की तरफ, और उसके साथ साथ आपके जो मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी ट्रेवल करते हैं। और ये जो चीज थी वो यही मैं बताना चाह रही थी कि जिसका स्टेशनरी फेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होता है वो यहीं रह जाएगा, और जिसका मोबाइल फेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होता है वो ऊपर तक जाएगा। तो जिसका मोबाइल फेस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन है वो, मतलब ज्यादा एफिनिटी है, जिसके साथ वो ज्यादा कंबाइन हो पा रहा है वो ज्यादा ऊपर तक ट्रेवल करता है। और जिसके साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा नहीं है उसमें वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट नीचे रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। एंड इन द प्रैक्टिकल सेशन हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल किया जाता है, पेपर का भी और टीएलसी का भी। ठीक है, नाउ अपना नेक्स्ट आता है टीएलसी, जिसको हम नॉर्मली बोल रहे हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही टेक्निक होती है, बस इसमें हम पेपर की जगह पे सिलिका जेल का स्लरी बना के उसकी एक प्लेट तैयार करते हैं और उसको हम बोलते हैं टीएलसी प्लेट्स। मतलब एक सेकेंड, हाँ मतलब टीएलसी प्लेट्स बोलते हैं। बस इसमें इतना ध्यान रखो कि पेपर की तरह ही होगा पूरा का पूरा प्रोसीजर, बस इसमें हमने पेपर की जगह पे एक स्लाइड लेते हैं और उस स्लाइड के ऊपर सिलिका जेल की स्लरी बना के डालते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसको हम एज ए स्टेशनरी फेस यूज करते हैं। ठीक है, and compared to paper it has the advantage of faster run, better separation and the choice between different adsorbents। अगर हम कंपेयर करें इसको पेपर से तो इसमें इसका एडवांटेज ये है कि हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है एज कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी, और सेपरेशन भी ज़्यादा अच्छा होता है टीएलसी के थ्रू। ठीक है, तो ये आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। इसके अंदर हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले हम सिलिका जेल लेते हैं अपने पेस्टल मोल्टर में।
सिलिका जेल में हम डालते हैं थोड़ा सा पानी, उसकी बनाते हैं हम स्लरी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम अपनी स्लाइड लेते हैं, जो नॉर्मल आप स्लाइड होती है वो ले सकते हो। उस स्लाइड में हम लोग अपनी जो स्लरी बनाई थी वो डालते हैं और उसको पूरी स्लाइड पे फैलाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर एयर ड्राई करते हैं। उसके बाद हम उसको ओवन में रख के ड्राई करते हैं 105 डिग्री पे। फिर हम उसको बाहर निकालते हैं। ये हमारा तैयार होता है स्टेशनरी फेस। इस तरीके से हमारा स्टेशनरी फेस रेडी होता है, ठीक है। अब आपका ये थिन लेयर प्लेट पूरी की पूरी तैयार हो गई। अब आप क्या करेंगे, सेम चीज कि आप 0.8 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन के ऊपर अपना जो भी सैंपल है उसको अप्लाई करेंगे। सैंपल अप्लाई करने के बाद उसको आप सॉल्वेंट, जो भी आपका सॉल्वेंट है उसमें डिप कर देंगे और ऊपर से उसको कवर कर देंगे ताकि कोई सॉल्वेंट उड़े ना, ठीक है। वो कवर करने के बाद फिर आप उसको जब तक वो सॉल्वेंट 3/4 तक रन नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको उसमें रखे रहने देंगे। फिर आप उसको बाहर निकालेंगे और फिर आप उसको देखेंगे कि उसके अंदर कलर आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। इसकी जो पूरी एक, जस्ट अ मिनट, आई शेयर माय अदर स्क्रीन। उसमें आपको पूरी मेथड मिलेगी, मैं 1 मिनट बता रही हूँ। इसमें से देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, एक सेकंड, क्या हुआ। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है। यस मैम, दिख रही। हाँ, तो ये थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ, बाकी इतना ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। नॉर्मली इसमें हम जो स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं वो हमारा, इसमें हमको कोई कोटिंग मटेरियल नॉर्मली यूज़ करना होता है जो कि एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है। तो इसमें हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं सिलिका जेल, एलुमिना, सेल्यूलोज पाउडर या कैल्शियम फॉस्फेट, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है इन द लेबोरेटरी वो होता है सिलिका जेल, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को थिन लेयर बनानी होती है, तो थिन लेयर प्लेट्स बनाने के लिए हम लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक पोरिंग टेक्निक, जो मैंने अभी आपको पूरी डिफाइन करी थी वो हमारी पोरिंग टेक्निक थी, जिसके अंदर हम स्लरी बनाते हैं और स्लरी को अपनी प्लेट के ऊपर पोर करते हैं जिससे कि वो एक पूरे एक थिन लेयर में पूरी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। एक मेथड होती है डिपिंग मेथड, जिसमें हम जो आपका जो भी स्लाइड होती है उसे हम सिलिका जेल की स्लरी में डिप करके और बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और फिर उसको ड्राई कर देते हैं। तो एक टेक्निक ये होती है। एक होती है स्प्रेडिंग टेक्निक, जिसमें हम एक स्प्रेडर की मदद से या फिर हम एक जस्ट लाइक चाकू वाकू लेके और उसको पूरे अपने उस पर फैलाते हैं प्लेट पे। तो वो एक होती है स्प्रेडिंग टेक्निक। और एक होती है स्प्रेइंग टेक्निक, जिसमें हम अपनी स्लरी को एक स्प्रेयर में भर के और अपनी स्लाइड के ऊपर इस पूरा स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो ये टेक्निक्स आप थोड़ा ध्यान रख लेना, 4 टेक्निक है। मैं अपनी वो वाली स्लाइड में भी इसको ऐड करके फिर आपको भेज दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक होती है प्री कोटेड प्लेट, एक आपकी मार्केटेड में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं प्लेट्स जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
फिर हमारी तीसरी स्टेप आती है एक्टिवेशन, जो आपको ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया, उसको हम यहाँ पे एक्टिवेशन का नाम दे रहे हैं कि हम सबसे पहले उसको आधे घंटे के लिए एयर में ड्राई करते हैं, फिर हम उसको ओवन में रखते हैं आधे घंटे के लिए, ठीक है, ये कहलाता है एक्टिवेशन। फिर आता है प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन इज नॉट कंपलसरी, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। नेक्स्ट होता है सैंपल एप्लीकेशन, कि हमें अपनी सैंपल को अपनी स्लाइड के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो हम नॉर्मली, अगर हम क्वालिटेटिव पर्पस के लिए कर रहे हैं तो हम कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं, और नॉर्मली हम लोग लैब में यही परफॉर्म करते हैं क्वालिटेटिव। हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे ड्रग के अंदर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम कैपिलरी ट्यूब के थ्रू अपना सैंपल अप्लाई करते हैं। डेवलपमेंट टैंक, जिसको हम बीकर के तौर पे यूज करते हैं, बीकर के अंदर, जिसके अंदर भी हम सॉल्वेंट भर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट टैंक, ठीक है। और लास्ट होता है सॉल्वेंट सिस्टम। तो सॉल्वेंट सिस्टम का जो डिसीजन होता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस तरीके का है। तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका चीज़ें सॉल्यूबल होंगी, वो नॉर्मली हम सॉल्वेंट जो होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज TLC। अब क्लियर हो गई है आपको TLC अच्छे से? यस मैम।